देखो, आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी का यूज पढ़ेंगे, जो हमारे बेनिफिट के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस डिके है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल का। रेडियो एक्टिविटी कौन कौन शो करता है? तो रेडियो एक्टिविटी मेनली वो एलिमेंट शो करते हैं जो स्टेबिलिटी बेल्ट पे नहीं होते। स्टेबिलिटी बेल्ट पे नहीं होना उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जब कोई एलिमेंट है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन क्या करता है, खुद को कन्वर्ट करता है प्रोटॉन में, और उसी फेज़ में वो कन्वर्ट करने के लिए वो अल्फ़ा पार्टिकल या गामा पार्टिकल निकालता है या बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल निकालता है। तो ये हो गया रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। फिर उसके बाद आता है इसका मेडिकल यूज, जैसे कि ट्रीटिंग कैंसर, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, जो कि इंक्रीज नंबर ऑफ WBC के कारण होता है। जो WBC होता है वो भी मेच्योर्ड होता है, तो इन्हीं सेल्स को किल करने के लिए, एक जगह इकट्ठा करके किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट-60 का। जैसे कि अगर थायराइड जिसको है तो उसमें यूज़ करेंगे हम आयोडीन आइसोटोप का। आयोडीन आइसोटोप उस कैंसर को ट्रीट करेगा, थायराइड का जो कैंसर है, यानी कि थायराइड अगर बढ़ा हुआ है तो थायराइड ग्लैंड तब बढ़ता है जब हाइपोसिक्रीशन ऑफ TSH होता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वही थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और उसका सेल्स डुप्लीकेट करता है ज़्यादा थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए, और उसी कंडीशन को गोइटर भी कहते हैं। उसके बाद आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो रेडियो आइसोटोप होता है वो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो बॉडी में हो रहा है उसको एक पर्टिकुलर जगह पर कैसे ब्लड जा रहा है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं रेडियो कार्डियोलॉजी। फिर उसके बाद आता है रेडियो आयोडीन, ये तो हो गया। फिर जो गामा रेज होता है, गामा रेज हमारा जो अगर बैंडेज लगा रहा तो उसके अंदर जो भी जर्म्स है उसको किल कर देगा विदाउट हीटिंग। जो हीटिंग का प्रोसेस रहता है वो भी होता है मगर वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है जितना इफ़ेक्टिव ये होता है गामा रेज वाला। ये मोर रिलायबल मेथड भी, इसमें पेन वगैरह भी नहीं होता है, जैसे कि हीट वगैरह से भी बहुत सारा बॉडी को इफ़ेक्ट होता है। फिर आता है इसका साइंटिफिक यूज़। जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, अल्फ़ा पार्टिकल अगर एक आइसोटोप से निकलता है तो वो हमको पता करने में मदद करता है कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ क्या है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होता है उसको अगर स्टडी करना है तो उसके लिए हम लोग कार्बन आइसोटोप यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, ये एज को डिटरमाइन करता है कि वो कितने एज से वहाँ पर पड़ा हुआ है, और इस फिनोमेनन को कहते हैं कार्बन डेटिंग। उसके बाद आता है कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स हैं जो कि प्लांट्स का ये चेक करते हैं कि वो कहाँ कहाँ फॉस्फेट ले रहा है। फॉस्फोराइलेशन होता है ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन, कन्वर्जन ऑफ ADP टू ATP इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉस्फेट। फिर वही देखता है कि कहाँ फॉस्फेट का कितना रीडली एक प्लांट एमिट कर रहा है। फिर उसके बाद इसका इंडस्ट्रियल यूज़ पे आते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ में जो यूरेनियम होता है वो फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, और जो यूरेनियम होता है वो बिजली बनाने के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। हालांकि अभी इंडिया में उतना रेडियो एक्टिव स्टेशन सेट नहीं हुआ है, उसी लिए यूरेनियम का भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इंडिया में, मगर और सारे कंट्रीज़ यूज कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो हम लोग यूज़ किए यूरेनियम बिजली बनाने के लिए, उसको हम लोग डंप कैसे करें। उसको डंप करने के लिए हम लोग थिक कास्क लेंगे, उसके अंदर उस रेडियो एक्टिव पार्टिकल को डाल देंगे। अगर वो कास्क लेड का रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेड का रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि लेड से वो अफेक्ट नहीं होता है। और फिर उसके बाद उसके अराउंड कंक्रीट डाल देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उस बॉल को कंक्रीट में पैक कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे ज़मीन में और उसके अंदर उसको डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का कैसे करें। फिर वो जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसको हम लोग एक पेपर से भी रोक सकते हैं, और बीटा पार्टिकल को हम लोग पतला सा लेड या एल्युमिनियम से रोक सकते हैं, और गामा रेडिएशन को हम लोग मोटा लेड शीट या कंक्रीट से रोक सकते हैं।